हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि प्रिपरेशन अड्डा ल्यूसेंट फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज को हम स्टार्ट कर दिए थे, तो उसका पार्ट 10 वीडियो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो उन सभी वीक स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जिनको गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर साइंस के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। हम क्वेश्चन के साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे क्या लॉजिक, क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है तो उसके बिहेवियर की स्टडी किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की जाती है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनोमीटर। अगर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रिंग वाइब्रेट किस तरह से होती है, तो आप दो स्टैंड लीजिएगा और उसके बीच में कोई स्ट्रिंग बांध करके और एक तरफ से खींच करके छोड़ दीजिएगा, तो इसके अंदर वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे। तो उसकी स्टडी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, तो वो है सोनोमीटर। एक्चुअल में सोनोमीटर जो है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा, ये सोनोमीटर है जिसके अंदर ये टेबल और ये सोनोमीटर के थ्रू आप यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दिया आपने ए और बी के बीच में, और यहाँ पर आपने इस पुली के थ्रू वायर के अंदर टेंशन क्रिएट की गई है यहाँ पर स्लॉटेड वेट के थ्रू। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, हम फ्रीक्वेंसी, टेंशन एंड पर यूनिट लेंथ के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछने लगा कि बताइए फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाती है सोनोमीटर में, तो आप कह दोगे टेंशन। टेंशन क्या होती है, ये एक फोर्स होती है जिसको हम स्लॉटेड वेट के थ्रू इस स्ट्रिंग के अंदर मेंटेन करते हैं, और साथ में इसके अंदर लेंथ जो है, कितनी लेंथ की आपने स्ट्रिंग की हुई है, तो इसके बीच में भी रिलेशन हम स्टैब्लिश करते हैं। तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी, टेंशन और लेंथ जो है आप ये कह सकते हैं पर यूनिट मास की लेंथ की बात चल रही है यहाँ पर, तो इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाती है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 92 जो कि इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से आपको ये पिक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर फिर से इलेक्ट्रॉन का जिक्र आ गया, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते। ओनली न्यूट्रॉन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या सिर्फ न्यूट्रॉन ही रहते हैं? नहीं भाई नहीं, न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी रहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप जानना चाह रहे हैं किस तरह से एटम दिखता है, तो एटम कुछ इस तरह से दिखता है। एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल आपकी थ्योरी है एटम की, तो एटम कुछ इस तरह से दिखता है। इस एटम के अंदर आप देखोगे येलो वाला पार्ट जो है, ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, ये प्रोटॉन है, और साथ में ब्लू कलर के जो है ये न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर आप देख पा रहे होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्यूशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। ठीक है भाई, तो ये इसका आपको करेक्ट आंसर जो मिल जाएगा वो हो जाएगा कि बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इस 3 के अंदर हमसे पूछ रहा है गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। देखिए, गैस के पास जो है ना 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं। इससे पिछले वाले मैंने लेक्चर के अंदर बताया था कौन कौन सी होती है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगा। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है उन बच्चों को पता है मैंने क्या बता रखा वहाँ पर। 2 कैपेसिटी होती है, एक होता है कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये 2 होती हैं, इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, ये 2 हीट कैपेसिटी होती है। अगर किसी को हीट कैपेसिटी का ही नहीं पता तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसके लिए स्पेशल एक अलग वीडियो बना दूंगा 1-2 मिनट की। ठीक है भाई, इसके बाद आता है 94 क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहा है द कार्नोट इंजन टेक्स हीट। देखिए, कार्नोट इंजन जो है ये एक आइडियल इंजन की बात की गई है, आइडियल हीट इंजन की बात की गई है। अब उसमें ये कह रहा है कि कार्नोट इंजन जब हीट को लेता है तो वो कब लेता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कार्नोट साइकिल का मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। कार्नोट साइकिल के अंदर ये
प्रेशर और वॉल्यूम वाला डायग्राम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हीट जो है यहाँ से एंट्री मार रही है प्रोसेस 1 से 2 तक। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में देख रहे होगे आप कि वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता चला जा रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता तो इस प्रोसेस को आप एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर आपने हीट को दिया है, हीट जो आई है वो एक्सपेंशन के अंदर आई है। तो ये हीट कब आई है? जब टेम्परेचर T1 था। तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन का जो टेम्परेचर है वो क्या है? T1 है। तो आप ये कह सकते हो, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको कर्व कहेंगे। इस कर्व का टेम्परेचर कितना? T1। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट आई है अंदर की तरफ को, ये बात ध्यान रखनी है। तो द कार्नोट इंजन टेक्स हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, चूंकि आपको डायग्राम में मैंने आपको मेंशन करके दिखा दिया। अगर किसी को कार्नोट इंजन पूरा ही सीखना तो उनके लिए भी एक ऑफर है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं उनको कार्नोट इंजन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। अगला आता है ऑटो इंजन। देखिए ऑटो इंजन का भी मैंने डायग्राम दिखा रखा है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑटो इंजन में हीट कब ली जाती है, कब ऑटो इंजन हीट को लेता है। तो ऑटो इंजन का डायग्राम देख लीजिएगा। ये आइडियल ऑटो इंजन है जिसमें प्रोसेस के नाम दे रखे हैं। ये प्रेशर वाली लाइन है और ये वॉल्यूम वाली एक्सिस है। आप देख रहे हो 1 से 2 के अंदर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ है। मतलब कंप्रेशन का ये भी पता लगा सकते हो कि वॉल्यूम कम हुआ है तो कंप्रेशन हुआ होगा। और 2 से 3 तक कांस्टेंट वॉल्यूम पर कंबशन हुआ है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसा है? क्योंकि ये लाइन ऐसे आ रही है 2 से 3 तक, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम को एक ही जगह कट कर रही है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन प्रोसेस है 2 से 3 तक, ठीक है। अब 3 से 4 की तरफ देखो तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। और 4 से 1 तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है 4 से 1 में, और 2 से 3 में हीट अंदर को आ रही है। जब हीट अंदर को आ रही है 2 से 3 की तरफ को, तो ये हीट कब आई है? जब वॉल्यूम कैसा था? कांस्टेंट था। ये वॉल्यूम वाली एक्सिस पर एक जगह कट कर रहा है ये। तो हमसे यही पूछा है कि हीट कब ऐड होगी? जब वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऑटो इंजन के अंदर हीट एंट्री करती है कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है भाई। इसके बाद 96 आता है एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ। ये भी कई बार बता चुका हूँ। एंट्रोपी जो होती है एक्चुअली रैंडमनेस को बोलते हैं। रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर पैरामीटर को आप कहते हो एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल dq अपॉन टी। एंट्रोपी रैंडमनेस को बोलते हैं, ठीक है भाई। डिसऑर्डर को बोलते हैं। जिस सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर ज्यादा होगा, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, उसको कहेंगे हम कि इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। इसके बाद 97 क्वेश्चन आता है द लाइट इज अ वेव। अब देखिए लाइट किस तरह की वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो एक्चुअल में आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि लाइट हमेशा क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में चलती है, मतलब इस तरह चलती है, ठीक है। तो ये जो वेव कहलाती है ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव, ठीक है भाई। साउंड वेव्स जो होती है वो कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल नेचर की। बट लाइट वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, मतलब कुछ इस तरह से आती है। 97 के बाद 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स रेज टू दैट ऑफ गामा रेज। देखिए यहाँ पर गामा रेज की वेलोसिटी और एक्स रे की वेलोसिटी, इनका रेशियो पूछ रहा है। तो एक्चुअल में आपको पता हो जितनी भी रेज होती हैं, चाहे वो गामा रेज हो, एक्स रेज हो, विव गियोर वाली विजिबल रेज हो, या फिर इंफ्रारेड रेज हो, या फिर माइक्रो हो, या फिर रेडियो, जितनी भी रेज होती है इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग हो सकती है, बट इनकी वेलोसिटी क्या होती है? सबकी सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो गामा रेज की वेलोसिटी होगी वो एक्स रे की भी वेलोसिटी होगी। तो जब सेम वेलोसिटी का सेम वेलोसिटी के साथ रेशियो लोगे तो रेशियो कितना निकल कर आ जाएगा? 1, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखनी है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है? आपको सेमीकंडक्टर वाला ग्रुप पता होना चाहिए। काली सी गुड़िया सबसे प्यारी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है भाई। ये होता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। और आर्सेनिक गैलियम आर्सेनाइड, ये भी सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है।
तो हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर ये भी है, लेकिन क्वार्ट्ज सेमीकंडक्टर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा ना कौन सा नहीं है, तो इसका क्वार्ट्ज आंसर हो जाएगा कि क्वार्ट्ज सेमीकंडक्टर नहीं होता। 100 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहा है। लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और ये वेलोसिटी ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ना ही कोल्डनेस या हॉटनेस, किसी तरह की भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती है कि टेम्परेचर ज़्यादा है सिस्टम का या कम है। इन सब चीज़ों पर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड करती है तो वो करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। हाँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या कम है तब भाई ये चेंज हो जाएगी। जिस तरह से आपको पता होगा कि कांच के अंदर जब लाइट आती है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है, जिसकी वजह से कांच के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको आप वी ग्लास कह सकते हो, वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी रह जाती है। तो ये अलग बात है कि आप किसी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर टेम्परेचर राइज करने का मतलब है। तो टेम्परेचर राइज करने से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो भाई वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगी। तो रिमेन्स द सेम। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कुछ भी अगर आपने सीखा है, कुछ भी इतना सभी अगर आपने सीखा है इस पर्टिकुलर क्विज से, इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।